हेलो बच्चों। आज का प्रश्न है व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना और डिसीजंस टेकन बाय कंजर्वेटिव एट द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। तो सवाल ये आ जाता है कि ये कांग्रेस ऑफ वियना क्यों हुई थी। कांग्रेस का मतलब होता है बच्चों मीटिंग। तो ये मीटिंग हुई 1815 में, जबकि नेपोलियन को हरा दिया गया। क्योंकि नेपोलियन बहुत पावरफुल हो गया था और एक के बाद एक यूरोपियन स्टेट्स को जीतता जा रहा था। तो जो पुराने राजा थे उनमें एक डर का माहौल आ गया और उन्हें ये विश्वास हो चला कि वो अकेले नेपोलियन को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए उस समय के चार पुराने राजा एक साथ आए, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। और इन चारों देशों की सेनाओं ने मिल करके यूनाइटेडली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। जब नेपोलियन को हरा दिया तो ये जो विनर्स हैं इन्होंने एक मीटिंग की। ये मीटिंग होती है वियना नाम के शहर में और ये शहर है ऑस्ट्रिया में। उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने इस मीटिंग को होस्ट किया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि उस मीटिंग में इन्होंने क्या डिसीजंस लिए, क्या प्रोविजंस बनाए। तो चलो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आंसर करते हैं। पहला पॉइंट है अनडूइंग नेपोलियनिक चेंजेस। तो नेपोलियन ने बहुत कुछ बदल डाला था, जिसमें से कि एक हिस्सा हमने जब नेपोलियन कोड का क्वेश्चन डिस्कस किया था उस समय किया था। तो कंजर्वेटिव्स उस चीज से डरे हुए थे और इसीलिए इन्होंने जो मेन एम रखा इस ट्रीटी का वो था अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। और जो पुराना पॉलिटिकल ऑर्डर था उसको इन्हें रीस्टोर करना था बच्चों। तो अब यहां पर बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि अनडूइंग ऑल द चेंजेस। तो अनडूइंग ऑल द चेंजेस नहीं है, मोस्ट ऑफ चेंजेस है। सारे चेंजेस नहीं बदले गए, कुछ ऐसे चेंजेस भी थे जिनसे कि ओल्ड मोनार्की भी स्ट्रांग बन रही थी, तो उन्हें चेंज नहीं किया गया बच्चों। तो आपको लिखना है अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज। तो बच्चों जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर वर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसका राजा था लुई 16, जिसे कि बाद में रेवोल्यूशनरीज ने एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था। तब ट्रीटी ऑफ वियना में उसी डायनेस्टी से एक व्यक्ति ढूंढा गया और उसको फ्रांस का राजा बना दिया गया और इस तरीके से वुर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस और इससे रीएस्टैब्लिश कर दी गई ट्रेडिशनल मोनार्की। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिटोरियल रिडक्शन ऑफ फ्रांस। अब जब नेपोलियन रूल कर रहा था तो नेपोलियन की तो ये इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप को जीत ले और उसने बहुत बड़ा हिस्सा जीत भी लिया था। तो जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो फ्रांस से वो सारी टेरिटरीज छीन ली गई जो नेपोलियन के टाइम पर उसके अंडर आ गई थी। सो लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और इस तरीके से जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस और पावर पूरे यूरोप में फैल रहा था उसको कंट्रोल करने की और रिड्यूस करने की कोशिश की गई। फोर्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टेट। तो अब बात यह है बच्चों कि बफर स्टेट क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये एक सेफर साइड के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओनली, कि एक ओर तो है फ्रांस, दूसरी ओर है रसिया। अब फ्रांस और रसिया की अगर बाउंड्री एक दूसरे के साथ मिल रही है तो कभी भी फ्रांस रसिया पर फिर से अटैक कर सकता है और रसिया को संभलने का या तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्रांस और रसिया के बीच में एक और स्टेट बना दिया जाए, एक और राज्य बना दिया जाए, तो ये राज्य कहा जाएगा बफर स्टेट। तो जब भी फ्रांस रसिया की ओर बढ़ना चाहेगा तो पहले उसको रसिया और फ्रांस के बीच में जो एक नया स्टेट बनाया गया है पहले उस पर अटैक करना पड़ेगा। और इससे एक फायदा यह होगा कि रसिया को मौका मिल जाएगा खुद की तैयारी करने का और संभलने का। तो ऐसा रसिया फ्रांस के बीच में, फ्रांस प्रसिया के बीच में और फ्रांस ऑस्ट्रिया के बीच में किया गया।
So a series of states were set up on boundaries of France to prevent French expansion in future. तो फ्रांस भविष्य में आगे ना बढ़ पाए और एरिया कंट्रोल ना कर पाए, इसीलिए ये स्टेट्स बनाए गए. फॉर एग्जाम्पल, किंगडम ऑफ नेदरलैंड बनाया गया बच्चों, जिसमें कि बेल्जियम को भी इंक्लूड किया गया और ये सेट किया गया फ्रांस के नॉर्थ बाउंड्री पर. जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन साउथ. तो जिनोवा को पीडमोंट में ऐड कर दिया गया साउथ की ओर. 5वां पॉइंट, टेरिटोरियल कंपेंसेशन टू मेजर पावर्स. अब बच्चों, जो देश मिलकर के लड़े थे नेपोलियन को हराने के लिए, तो उन्हें कुछ फायदा तो होना चाहिए युद्ध का. तो इसमें आप देखेंगे कि प्रसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, इन सभी को काफी सारे एरियाज मिल गए. जैसे कि प्रसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर. फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर. तो वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रसिया को न्यू टेरिटरीज मिल गई. ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली. रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रसिया रिसीव्ड अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी. तो इस तरीके से अलग अलग किंगडम्स को नई टेरिटरीज मिल गई. अगर आपको इतना सब याद रहता है तो बहुत अच्छा है बच्चों. अगर नहीं रहता है तो ये 5th पॉइंट आप स्किप करके आप 6th पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि टोटल 5 पॉइंट ही लिखने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. 6th पॉइंट, रिटेंशन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन. तो जैसे मैंने शुरुआत के पॉइंट में कहा था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे चेंजेस नहीं अंडू हुए. नेपोलियन ने जर्मन कल्चर को फॉलो करने वाले 39 छोटे छोटे स्टेट्स को जीतने के बाद एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था. उस ग्रुप को कहा गया जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, इसने भी ये 39 स्टेट्स के ग्रुप को अनटच्ड छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया. एक लूज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रहने दिया. आपको लिखना है बस इतना सा, द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वॉज लेफ्ट अनटच्ड. लास्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंजर्वेटिव ऑर्डर. तो अब ये जो सारा सब कुछ किया गया बच्चों, इसके पीछे जो मेन इंटेंशन था इनका, वो था टू रीस्टोर मोनार्कीज, जो नेपोलियन के टाइम पर ओवरथ्रोन कर दी गई थी, जिन्हें हटा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, उनको वापस से रिस्टोर किया. और इस तरीके से इन्होंने क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. यूरोप में वापस से कंजर्वेटिव ऑर्डर ला दिया गया, जो कि कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस को बचाना चाहते हैं. लिखा भी है यहाँ पर बच्चों, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस. मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव वो होते हैं बच्चों जो कंजर्व करते हैं, यानी बचाते हैं. जैसे कि वो राजा वाला जो एक पोस्ट है उसको बचाना चाहते हैं. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेज मिले हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उनको बचाना चाहते हैं. साथ ही साथ अपनी फैमिली का एक स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि वो अपने ही स्टेट में रिलेशंस रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपने स्टेट में ही रखना चाहते हैं, उसको दूसरे स्टेट से मिक्स नहीं होना देना चाहते हैं. सो इन शॉर्ट बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के लिए. अनडूइंग नेपोलियनिक चेंजेस, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, रिडक्शन ऑफ फ्रांसिस पावर, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, क्रिएशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर. 5 पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद कर लेने हैं बच्चे, और उनके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको पक्का से समझ में आ जाएगी. और अगर कोई चीज़ भूलते हैं तो उनमें से आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. बेटा इसी आंसर के लिए बहुत बार घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें जल्दी से बता देते हैं आपको. 2013 में व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850. 2014 सेम. 2015 हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना सीक एस्टैब्लिश कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. सेम आंसर है बच्चों. एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंजर्वेटिव इन यूरोप आफ्टर 1815. सेम आंसर.
2017 what changes were made in Europe by the Congress of Vienna? आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम सेम क्वेश्चन ही है बच्चों. 2020 what was the aim of restoring monarchies after the defeat of Napoleon? 2021 में दो तरीके से आया था, एमसीक्यू आया था इसके ऊपर कि किसने होस्ट किया था कांग्रेस ऑफ वियना. मैंने आपको बताया. ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. स्टेट एनी टू डिसीजन. एक्सप्लेन. एनालाइज द रोल ऑफ कंजर्वेटिव इन रीशेपिंग यूरोप आफ्टर 1815. आंसर हो गया है बच्चों. एक्सप्लेन हाउ यूरोप वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस ऑफ वियना. डन. वाई वर बफर states created around France after 1815 completed. वही क्वेश्चन वापस से यहाँ पर दिए गए हैं. ये 2014, 2017, 2019 एंड 2021 में आया. हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना एस्टेब्लिश कंजर्वेटिव ऑर्डर? ये 2015, 2018, 2022 में आया. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? ये 2013 एंड 20 में आया बच्चों. एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंजर्वेटिव इन यूरोप आफ्टर 1815. 2016, 2022 में आया. What territorial changes were made by Congress of Vienna 2017, 2019, 2023? Why were buffer states created around France? So बच्चों ये 2024 में आया था. So tada, answer is completed. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही सिंपल है. आप चाहें तो इसको 5 मिनट में याद कर सकते हैं. यहाँ पर जो 5 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं बस इन्हें याद कर लीजिए. उसके अंदर की चीज़ें आप अपने मन से लिख पाएंगे. बस 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिए. तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ लर्निंग ली होगी. और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपके कुछ और दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं तो उन्हें भी सजेस्ट कीजिए. कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, लीव योर कमेंट. आई विल श्योरली रिप्लाई. मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक कीप लर्निंग. बाय बाय.